चैप्टर 1 का ये सेकंड लास्ट टॉपिक है और इस सेकंड लास्ट टॉपिक में हम कांटेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जब रेल्स के साथ व्हील कांटेक्ट में आता है तो व्हील के वेट की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है रेल्स के ऊपर, तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी रेल पे, उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। जब रेल्स और व्हील्स मतलब जब व्हील स्टैंड स्टिल पोजीशन में है तो उस वक्त जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होता है वो सिमेट्रिकल होता है, जिस तरह इस तरह डायग्राम में शो हो रहा है। ये जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिर्फ विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए इतना ज़्यादा बनाया हुआ है, जबकि ये बहुत ज़्यादा कम होता है। नेकेड आई से आपको रेल्स और व्हील्स में डिफॉर्मेशन नज़र आएगा नहीं। आपको कार के टायर और पेवमेंट में नज़र आ सकता है जब कार के टायर्स जो हैं वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो रहे होते हैं, लेकिन व्हील्स जो ट्रेन के व्हील्स और रेल्स में आपको नहीं नज़र आएगा क्योंकि दोनों स्टील के होते हैं। तो ये इनका जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिकल होगा और इसमें हमारा जो व्हील का वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा P, और उसके रिएक्शन में R रिएक्शन फोर्स है वो लग रही होगी। तो ये दोनों फोर्स लोड और रिएक्शन दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, दोनों की वैल्यूज सेम होंगी लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम अलग अलग होंगी और अपोजिट होंगी, और ये दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे आ रही होंगी, यानी लोड और रिएक्शन दोनों एक ही लाइन पे होंगे। तो ये जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से कि उसमें ये था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो एक्शन ऊपर से आ रहा है लोड, उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन नीचे से आएगा। तो ये तो है स्टैंड स्टिल पोजीशन के अंदर। लेट्स से ये हमारी जो व्हील है ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट हो रहा है, आगे मूव करना स्टार्ट हो रहा है। तो उसके मूव करने की वजह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमेट्रिकल के बजाय नॉन सिमेट्रिकल हो जाएगा और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा आगे की तरफ आ जाएगा। तो जब हम आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी आती है ओमेगा, यानी जो चार होती है कि टायर हमारा यूं गोल गोल घूमे इस तरीके से। तो अगर इसको हम इमेज की शक्ल में दिखाएं और एक पॉइंट दिखाएं तो ये टायर, ये सिर्फ पॉइंट बनाने का मकसद है कि थोड़ा समझ में आए कि टायर किस डायरेक्शन में घूमेगा। टायर घूमेगा इस तरीके से, यूं गोल गोल घूमेगा इस तरीके से। लेकिन अब अगर हम ये देखें कि सिमेट्रिकल पोजीशन नहीं है तो इसकी वजह से जो रिएक्शन फोर्स है अभी भी इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है। अब ये ई डिस्टेंस दूर है लाइन ऑफ एक्शन से, लोड की लाइन ऑफ एक्शन से ई डिस्टेंस दूर है। इस वजह से एक अपोजिंग टॉर्क क्रिएट हो रहा है, यानी जो अभी जो टॉर्क हमारा टायर व्हील मूव होने की वजह से इस तरीके का जो टॉर्क क्रिएट होता है, तो ये जो आर है ये अपोजिंग टॉर्क क्रिएट करेगी, लेकिन मतलब उल्टी डायरेक्शन में। अभी व्हील हमारा घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यूं क्लॉकवाइज में। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में व्हील को घुमाना चाह रही है, तो उसकी जो डायरेक्शन है इस तरीके से। तो अगर ये पॉइंट है तो ये रेजिस्टेंस चाह रही है कि इस तरीके से मूव हो। तो ये मतलब ये जो रिएक्शन फोर्स है ये चाह रही है इस तरीके से जो है ये मूव होगा। क्या होगा तो यही कि ये जो मूव हमारा इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा, जैसे हम चाहते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो ताकि हम गोल गोल घूमते हुए आगे जाएं, होगा हमारा आगे ही मूव। लेकिन रेजिस्टेंस ये रिएक्शन फोर्स यानी जो अपोजिंग टॉर्क है इसकी वजह से हमारी कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, मतलब इससे लड़ने में जो है ना हमारी एनर्जी थोड़ी वेस्ट हो जाएगी। तो ये जो रिएक्शन फोर्स का जो टॉर्क है ये कहलाता है रोलिंग रेजिस्टेंस, यानी E इंटू आर, ई और आर को मल्टीप्लाई करें तो ये रोलिंग रेजिस्टेंस बनती है। तो जितना ज़्यादा हमारा ये डिस्टेंस होगा, जितनी ज़्यादा हमारा रिएक्शन वाला डिस्टेंस दूर होगा लाइन ऑफ एक्शन से, उतनी ज़्यादा रोलिंग रेजिस्टेंस क्रिएट होगी। तो ये रोलिंग रेजिस्टेंस जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये आपकी मूवमेंट को रोकने के लिए हम नहीं चाहते कि ये भी चीज़ फ्रिक्शन की वजह से ही है। तो जो हम फ्रिक्शन का पिछले पार्ट में पॉजिटिव पार्ट पढ़ रहे थे एडहेजन, तो वो जो नेगेटिव पार्ट है वो ये रोलिंग रेजिस्टेंस है, ये भी फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है और ये फ्रिक्शन का नेगेटिव पॉइंट है। तो हम ये नहीं चाहते कि फ्रिक्शन नेगेटिव पॉइंट में आए, हम चाहते हैं पॉजिटिव पॉइंट में आए यानी एडहेजन में आए। तो ये हमारी रोलिंग रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है, तो हमारी
इसकी वजह से एनर्जी यूज़ अप हो जाती है। ये आती है इस वजह से कि जो हमारी जो एनर्जी, ये जहाँ पे व्हील जो है ये आके थोड़ा सा कंप्रेस हो रहा है, ये जो आपको हैच नज़र आ रहा होगा हल्का सा, यही शो कर रहा है कि व्हील जो है कंप्रेस हुआ है, थोड़ा सा कंप्रेस हुआ है। नेकेड ऐसे नज़र नहीं आएगा आपको, जैसे रोड पे आपको अपनी कार का टायर थोड़ा सा कंप्रेस हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन इसमें ये नेकेड ऐसे नज़र नहीं आएगा, बहुत थोड़ा सा कंप्रेस हुआ है। तो यहाँ ये कंप्रेस हो रहा है और जैसे ये व्हील घूमता हुआ इधर आता है वापस से ये जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। तो ये कंप्रेस एक्सपेंड की वजह से जो है ना ये हीट लॉस होता है और इस तरह की रिएक्शन फोर्स क्रिएट होती है। तो उसकी वजह से हमारी रोलिंग रेजिस्टेंस क्रिएट होती है जो कि अनडिज़ायरेबल है। एडहेजन डिज़ायरेबल होती है क्योंकि उससे ट्रैक्शन फोर्स जनरेट होती है और ब्रेकिंग फोर्स भी जनरेट होती है, और जो रोलिंग रेजिस्टेंस है वो डिज़ायरेबल नहीं है और वो इस अपोजिंग टॉर्क की वजह से क्रिएट हो रही है। तो जब अगर आप किसी व्हील को अगर आप किसी ट्रैक पे चलाएं, चाहे वो रोड हो चाहे वो रेल हो, उस पर अगर आप व्हील को चलाएं तो वो ज़िंदगी भर चलता नहीं रहेगा। और उसकी वजह यही है, ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस क्रिएट होती है और ये इस टॉर्क को कम करती रहेगी। तो आपको अगर मूव करना है तो आपको इससे लड़ना होगा। तो अच्छा, लड़ने का मतलब ये नहीं कि ये ख़त्म हो जाएगी, ये रहेगी अपनी जगह पे। तो आपको जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये 1 न्यूटन है ये या 2 न्यूटन है ये अपोजिंग फोर्स जो है, तो आपको 1 2 या 1 है या 2 जितनी भी उससे ज़्यादा देना होगा। फॉर एग्जांपल आप 10 दे रहे हो, अगर न्यूटन फोर्स लगा रहे हो तो आपकी असल फोर्स फिर वो 9 न्यूटन मानी जाएगी क्योंकि 1 न्यूटन इसमें यूज़ हो जाएगा। तो ये आपको मुसलसल जो है इससे लड़ना पड़ रहा होता है। तो अगर आप अपना इंजन बंद कर दो, मतलब आप मज़ीद फोर्स अप्लाई करना बंद कर दो, तो वो 10 से 9 पे लेके आएगा, 9 से 8 पे लेके आएगा, 8 से 7, फिर 7 से 6, 5 4 3 2 1, फिर 0 आके एक वक्त आएगा आपका टायर रुक जाएगा। तो ये रुकना जो है ये इस रोलिंग रेजिस्टेंस की वजह से ही है। तो ये जो हमारे जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये एलिप्सॉइडल है, और इस एलिप्सॉइडल में 2 चीज़ें हैं। एक आपका जो है एरिया ऑफ एडहेजन है राइट साइड वाला, और एक एरिया ऑफ स्लिप है। तो ये इस तरीके से है कि जितनी ज़्यादा ऊपर से लोड आएगा ना, यानी ऊपर से जितना आपने प्रेस किया हुआ होगा उतना ज़्यादा या स्लिप वाला एरिया बढ़ जाएगा, उतना ये जो प्रोपोर्शन है स्लिप वाले एरिया को मिलेगा, और उतना कम प्रोपोर्शन जो है एडहेजन को मिल रहा होगा। जितना कम लोड होगा उतना ज़्यादा एडहेजन को आपको एरिया मिल रहा होगा। इस तरीके से अगर आपने क्रिकेट खेला हो या आप टेनिस देखते हो तो उसमें आप देखेंगे कि जब टेनिस बॉल उस पे ट्रैक पे जब आके लगती है तो वो इस तरह का एलिप्सॉइडल ही एक निशान बनाती है। या अगर आप टेनिस बॉल को अगर आप थोड़ा सा गीला करके रोड पे मारें या किसी ट्रैक पे मारें तो ज़मीन पे मारेंगे तो उस पर ऐसा ही निशान लगेगा। तो उसमें जो फ्रंट वाला पोर्शन है वो एडहेजन वाला हिस्सा होता है और पिछला जो पोर्शन है वो स्लिप वाला पोर्शन होता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि एडहेजन जो है वो डिपेंड वेट पे नहीं करती कि कितना वेट है। एडहेजन डिपेंड करती है ट्रैक्शन फोर्स पे, एडहेजन डिपेंड करती है कि मटेरियल्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या है, एडहेजन डिपेंड करती है स्पीड पे। हाँ, ये स्लिप वगैरह ये डिपेंड कर सकती हैं लोड के ऊपर, और मतलब ये इस पे डिपेंड करती हैं कितनी वेलोसिटी और वो। तो एडहेजन डिपेंड नहीं करती लोड के ऊपर। और प्योर रोलिंग होती है ना तो उसमें ये होता है कि स्लिप नहीं आता ना क्रीप आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें रोलिंग रेजिस्टेंस भी नहीं होगा। तो प्योर रोलिंग भी अगर आप चलाएंगे तो उसमें भी रोलिंग रेजिस्टेंस तो होती ही है। हाँ, क्रीप और स्लिप ये चीज़ें नहीं होंगी। तो अगर ये इस चीज़ को थोड़ा सा इस फिगर को थोड़ा सा समझना है तो उसके लिए जो है मैंने एक ब्रश की एग्जांपल ली थी। तो ब्रश में असल में फाइबर्स होते हैं, तो उसमें ये होता है कि इजीली समझ में आता है कि किस तरीके से ये व्हील रेल्स के साथ कांटेक्ट में आता है और फिर वापस से कांटेक्ट से जब हटता है तो क्या चीज़ें हैं और एडहेजन वाला एरिया कौन सा है, स्लिप वाला एरिया कौन सा है। तो उसके लिए मैंने ब्रश वाली एग्जांपल ली है, तो वो देखते हैं इसको। तो ये देखें, इसमें आपको स्लो मोशन में देखेगा। अब अगर आप इस फाइबर पर गौर करें तो देखें कैसे ये सरफेस के साथ रगड़ खा रहा है और ड्रैग हो रहा है। तो ये क्रीप वाला एरिया है। तो ये जो पोर्शन है ये क्रीप वाला एरिया, और एडहेजन वाला एरिया वो है जिसमें आके ये आके बस लग रहा है ना, ये ब्रश आके डायरेक्ट आके लगा है, क्रीपिंग क्रिएट नहीं हो रही। तो ये क्रीपिंग होती है जब आपका लग रहा है और आके उस पर रब भी हो रहा हो कैसे, तो वो जो है क्रीपिंग इफेक्ट कहलाता है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊँ
लेकिन वैसे खैर ये डायग्राम इतनी एक्यूरेट नहीं है। अगर आप इस पर देखेंगे तो सिर्फ छोटा ये जो येलो वाला पोर्शन जो है मैंने ज़्यादा बनाया हुआ है, यानी ये वो पोर्शन है जिसमें एडहेजन है, जबकि असल में अभी इस इमेज में अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन ही एडहेजन का है, बाकी सारा पोर्शन क्रीपिंग का है। तो अभी अगर आप देखें सिर्फ बस ये थोड़ा सा पोर्शन जो है एडहेजन का, उसके बाद ये देखें बाकी पूरा ये रगड़ खाता हुआ आ रहा है और फिर यहाँ से अलग हुआ है, ये तो कॉन्टैक्ट से हट गया। तो व्हील ऐसे ही आता है, यूँ आता है कॉन्टैक्ट में, फिर कॉन्टैक्ट से हट जाता है। तो ये जो पोर्शन है क्रीप वाला जिसके अंदर, इसको अगर वापस देखें तो ये देखें ये तो आके चिपक गया, ये तो एडहेजन नहीं हो रही। तो ये जो है क्रीपिंग कहलाती है, इसमें आप रगड़ खा रहे हो सरफेस के साथ, तो ये नुकसानदेह। और ये डिपेंड करती है, ये जो एरिया डिपेंड करता है आपने प्रेस कितना किया हुआ है। मैंने जो इसमें ब्रश ज़्यादा प्रेस किया हुआ था तो एडहेजन वाला एरिया बहुत ज़्यादा कम था मेरा, और क्रीप वाला एरिया या स्लिप वाला एरिया ज़्यादा था। लेकिन आप अगर इसको कम प्रेशर डालेंगे तो आपका ज़्यादा एरिया होगा एडहेजन का। तो जितना ज़्यादा जो है ऊपर से प्रेशर आएगा उतनी ज़्यादा जो है क्रीपिंग का एरिया इसमें इंक्रीज़ होगा। तो अगर हम इसके प्रेशर को थोड़ा समझें तो ये जो इस जगह पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, और हाई प्रेशर होने की वजह से ये कि ज़्यादा स्लिप या क्रीप तो आएगा फिर। तो अगर हम इसको समझें कि किस तरीके से ज़्यादा प्रेशर है, तो मैक्सिमम 22.5 टन पर एक्सिल अलाउ किया जाता है, एक एक्सिल पे 22.5 टन अलाउ किया जाता है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सिंपल ले लूँ तो मतलब 20 टन अलाउ है एक तरह से मैक्सिमम। तो 20 टन पर एक्सिल अलाउ है, ये मास है हमारा। तो एक एक्सिल में 2 व्हील्स होते हैं, तो एक व्हील पे 10 टन अलाउ है। तो ये जो व्हील है इसका जो मास है वो 10 टन है, वेट 10 टन नहीं है। अब इसको वेट में कन्वर्ट करना है, तो वेट का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी। तो बस इसको मैं अगर ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ये वेट आ जाएगा। तो सिंपल ये है कि ग्रेविटी मतलब 9.8 है, तो 9.8 मतलब इसको भी 10 ही समझ लो। तो जितना भी मास हो उसके आगे अगर मैं एक ज़ीरो और लगा दूं तो वो ग्रेविटी के बराबर वो फोर्स के बराबर बन जाएगा रफली अगर हम काम करें। तो 10 टन का मतलब है 100 किलो न्यूटन फोर्स है। अच्छा, ये चीज़ गौर करेंगे कि नॉर्मली हम मास जो है वो किलोग्राम में डालते हैं, और वेट जो ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड लेते हैं, तो उससे हमारा आंसर न्यूटन्स में आता है। लेकिन हमारी जो ट्रेन्स है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं, तो हमारा जो मास है वो नॉर्मली टन्स में दिया जाता है, एक टन में 1000 kg होते हैं। तो हमारा जो वेट है वो टन्स में दिया जाता है। तो हम जो है अगर मैं टन्स वाली वैल्यू इसमें डालूंगा तो आंसर मेरा न्यूटन में नहीं आएगा, किलो न्यूटन में आएगा। तो ये हमें आसान रहता है कि हम इस फॉर्मूले में टन्स में वैल्यू डालेंगे और आंसर किलो न्यूटन में लेंगे, वरना अगर हम किलोग्राम में वैल्यू डालते थे तो आंसर हमें न्यूटन में मिलता था। 9.8 को हम 9.8 ही रहने देंगे। तो अगर मैं मैक्सिमम अगर वेट देखना चाहूँ व्हील का, तो नॉर्मली 100 किलो न्यूटन वेट होता है व्हील का, एक व्हील का, क्योंकि हमने 22.5 टन पर एक्सिल लिया, यानी 20 टन पर एक्सिल लिया, यानी 10 टन पर व्हील, क्योंकि एक एक्सिल में 2 व्हील्स होते हैं, तो एक पे 10 दूसरे पे भी 10, तो एक व्हील 10 टन का होगा तकरीबन, मैक्सिमम अगर लूँ मैं तो 10 टन का एक व्हील होगा। तो इसका मतलब होगा 100 किलो न्यूटन का उसका वेट होगा। 10 टन मास है तो 100 किलो न्यूटन पी है, यानी वेट है। तो अगर ये वैल्यू याद रख ली जाए तो ज़्यादा आसानी होती है, आगे काफ़ी कैलकुलेशन में आसानी होती है, रफ कैलकुलेशन में, कि एक व्हील का जो वेट है वो 100 किलो न्यूटन है, वेट 100 किलो न्यूटन है, मास 10 टन है। इन दोनों का जो एरिया होता है, ये जो कॉन्टैक्ट वाला जो एरिया है, ये बहुत छोटा सा एरिया होता है, 200 मिलीमीटर स्क्वायर का होता है। जिस मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया इसको। तो हम जो है निकालना चाह रहे हैं कि हाई प्रेशर देखना चाहते हैं, तो ये हाई प्रेशर कितना प्रेशर होता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स है हमारा वेट यानी 100 किलो न्यूटन, और एरिया है 200 मिलीमीटर स्क्वायर। 200 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आया 500 मेगा पास्कल। ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है।
और ये अगर आप बिल्डिंग्स में देखें तो उसके लिए आपको स्टील भी अच्छा खासा चाहिए होता है, अच्छी क्वालिटी का स्टील चाहिए होता है। तो सेम रेल्स में भी आपको अच्छी क्वालिटी का स्टील चाहिए होगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी का स्टील होता बहुत एक्सपेंसिव है। और ये है कि हमें रेल्स में बहुत ज़्यादा स्टील की ज़रूरत पड़ती है, तो हम थोड़ा सा फिर देखते हैं कि हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, तो थोड़ी सी कम क्वालिटी का स्टील ले लेते हैं फिर हम। इसी तरह अगर मैं ट्रैक्शन फोर्स की थोड़ी सी एग्जांपल देखूं तो ट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला या टेंजेंशियल फोर्स का फॉर्मूला या ब्रेकिंग फोर्स का फॉर्मूला सेम ही है, φ/p। यहाँ जो p है ये उस एक्सिल का वेट आएगा या उस व्हील का वेट आएगा जिस पे आप इंजन कनेक्ट है आपका, जिस पे आप ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि ट्रैक्शन फोर्स सिर्फ इंजन वाले व्हील की ही आ सकती है। जिसमें इंजन नहीं लगा हुआ उसकी आप ट्रैक्शन फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। और इसी तरह आप ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप उसकी ब्रेकिंग फोर्स नहीं निकालोगे जिस पे ब्रेक्स आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिस व्हील पे आप ब्रेक्स अप्लाई कर सकते हो सिर्फ उसी की ब्रेकिंग फोर्स निकलेगी। तो ये जो ट्रैक्शन फोर्स है उसका फॉर्मूला है φ/p। यहाँ p 100 किलोमीटर, जहन में आपको याद हो तो अच्छा है, 100 किलोमीटर होता है एक व्हील का तकरीबन। तो 100 किलोमीटर है और हम एज्यूम कर रहे हैं इस पर इंजन कनेक्ट हुआ था, तो इसको हम कंसिडर कर लेंगे 100 किलोमीटर। और फाई जो है वो 0.1 होगा तो आपका ट्रैक्शन फोर्स 10 किलोन्यूटन आएगी, 0.2 होगा तो 20, 0.3 पे 30 और 0.8 पे 80 किलोन्यूटन फोर्स होगी। तो इसी तरीके से ब्रेकिंग फोर्स भी निकलती है। पर जहन में ये पता होना चाहिए कि जो P है ये सिर्फ वो ही वेट आएगा जिस पे इंजन कनेक्टेड है, यानी सिर्फ उसी टायर का वेट आप इंक्लूड करोगे। अगर मतलब अगर 4 टायर्स है जिन पे इंजन कनेक्ट है तो 400 किलोन्यूटन हो जाएगा, अगर सिर्फ 2 टायर्स है जिन पे इंजन कनेक्ट है तो 200 किलोन्यूटन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी होती है ट्रैक्शन फोर्स। और सेम ब्रेकिंग फोर्स में भी जिस पे आप ब्रेक अप्लाई करोगे सिर्फ उसी एक्सिल का या उसी व्हील का आप वेट कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी अब तक हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे किस तरीके से हम अपनी थ्योरी को प्रोजेक्ट वर्क में यूज़ कर सकते हैं।